हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपनी के वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर मैनेजर डिसीजंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपके सामने बेसिकली ट्रेडिशनल बैलेंस शीट और एक वर्टिकल बैलेंस शीट रखी है, जो कि ट्रेडिशनल बैलेंस शीट में हम लोग देख सकते हैं कि लायबिलिटीज एंड एसेट साइड होती है। वही वर्टिकल बैलेंस शीट में सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन फंड्स ये हेड्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपनी की वर्टिकल बैलेंस शीट, जिसमें पहला हेड है सोर्सेस ऑफ फंड, और इस सोर्सेस ऑफ फंड में शेयर होल्डर्स फंड क्या है ये देखते हैं। तो नॉर्मली सोर्सेस ऑफ फंड मतलब क्या होता है कि कंपनी अगर स्टार्ट करनी है तो कंपनी को जो फंड्स लगने वाले हैं वो कहाँ कहाँ से लेके आएंगे, वो पार्ट आता है इस सोर्सेस ऑफ फंड में। जैसे कि पहला पार्ट है, मान लो कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर पब्लिक को इश्यू करती है और उनके पास से पैसे या फंड्स जमा करती है, उसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहेंगे। और वैसे ही अगर कंपनी पब्लिक को अपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर इशू करती है और उनके पास से फंड्स इकट्ठा करती है तो उसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहेंगे। और हम लोग अभी शेयर होल्डर्स फंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं होता, तो शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के आते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉर्मली कंपनी ने जो भी एक्यूमुलेटेड किया हुआ प्रॉफिट होता है वो इस हेड में आता है, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस में से कंपनी माइनस करती है उसके फिक्टिशियस असेट्स। अब फिक्टिशियस असेट्स मतलब कंपनी के लॉसेस होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब इससे देखिए शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इससे माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स जो कि कंपनी के लॉसेस है, तो हमें मिलेगी नेट वर्थ, मतलब ही शेयर होल्डर्स की वैल्यू। तो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स, ये इक्वेशन सामने आता है। देन नेक्स्ट हेड आता है इसमें लोन फंड या फिर बोरोड फंड। अब लोन फंड में क्या है कि कंपनी को अगर और पैसे की ज़रूरत है और कंपनी बैंक से अगर लोन उठाती है तो वो लोन फंड में आएगा। वैसे ही अगर कंपनी अपने डिबेंचर पब्लिक को इश्यू करती है तो वो डिबेंचर होल्डर्स बन जाते हैं, उनके पास से कंपनी फंड्स इकट्ठा करती है, वो आएगा लोन फंड में। तो शेयर होल्डर्स फंड और लोन फंड इन दोनों का टोटल मिला के हमें मिलेगा टोटल सोर्सेस या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। और देन हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बारे में जानेंगे। अब क्या होता है, कंपनी जहाँ कहाँ से पैसा जमा करती है वो तो होता है सोर्सेस ऑफ फंड, और इन पैसों का कंपनी क्या करती है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। कि मान लो सोर्सेस ऑफ फंड्स में से कंपनी ने अगर कार लिए है तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, या फिर ट्रक लिया है या फिर मशीनरी ली है। कभी कभी कंपनी अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, कुछ पैसे कंपनी अपने बैंक अकाउंट करती है। तो जो सोर्स ऑफ था वो कहाँ पे अप्लाई किया वो सब आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड में। एप्लीकेशन फंड में पहला हेड है फिक्स असेट, और फिक्स असेट में असेट। अब टेंजिबल असेट मतलब जिन असेट्स को हम छू या देख सकते हैं वो होती है टेंजिबल असेट, और इन पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है असेट। और इंटेंजिबल असेट मतलब जिन असेट को ना तो हम देख या छू सकते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट हेड है अपना इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी अपने पैसे जहाँ कहाँ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है फॉर मोर देन अ ईयर, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। उसके बाद वर्किंग कैपिटल। अब ये जो वर्किंग कैपिटल है, इस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। आगे हम अभी देखने वाले हैं कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड है। तो चलो देखते हैं। अब देखते हैं कि करंट असेट्स कौन सी है अपनी। अब जैसे कि स्टॉक 3 पार्ट में आता है, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। अब मान लो कि कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग है तो ये कंपनी का रॉ मटेरियल है, और कंपनी की कार अब तक बन चुकी नहीं है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देन फिनिश गुड्स में अपनी जो रेडी कार है वो आएगी। देन
मान लो कि कंपनी अपने कस्टमर्स को गुड्स सप्लाई करती है, गुड्स सेल करती है ऑन क्रेडिट बेसिस, उन्हें 2 या 3 महीने की क्रेडिट देती है, तो वो बन जाते हैं अपने डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स। ये भी आते हैं अपने करंट असेट्स में। अब इनसे रिलेटेड एक और कंसेप्ट सामने आती है कि कभी कभी जो इन डेटर के पास से पैसा आना होता है वो हमें नहीं मिलता है, जिसे हम बैड डेट्स बोलते हैं, द अमाउंट विच इज़ ई रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। और देन मान लो कि कंपनी का जो पैसा है कैश इन हैंड या फिर बैंक में जो पैसे करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में है, कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक, ये आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अपने करंट असेट्स है। देन करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स। अब मान लो कि कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है अपने सप्लायर से और वो रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट बेसिस है, मतलब 2 या 3 महीने के बाद अगर कंपनी उन्हें पेमेंट करेगी तो वो बन जाते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स आती है अपने करंट लाइबिलिटीज़ हेड में। देन बैंक ओवरड्राफ्ट। कभी कंपनी को बैंक में अपना जो भी बैलेंस है उससे थोड़े ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अगर कंपनी करंट अकाउंट होल्डर है उस बैंक में, तो बैंक एक्स्ट्रा पैसे उठाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं कि कुछ पीरियड के बाद कंपनी बैंक को वापस पे करती है। तो ये आता है बैंक ओवरड्राफ्ट अपने करंट लाइबिलिटीज़ में। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला हमने देखा कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब जो एप्लीकेशन फ़ंड की हम बात कर रहे थे, तो कंपनी के जो भी फिक्स असेट्स है उसमें ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और उसमें ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल, तो हमें मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब जितना भी सोर्सेस ऑफ फंड था उतना ही कंपनी का एप्लीकेशन फ़ंड आएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कंपनी के वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर मैनेजर डिसीजंस के बारे में पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।